Hello students, today will we discuss about achievements of romantic revival. Okay, हमारा टॉपिक है achievements of romantic revival. The age of Johnson in English poetry is an age of transition and experiment, which ultimately led to the romantic revival. Its history is the history of the struggle between the old and the new, and of the gradual triumph of the new. The greatest protagonist of classicism during this period was Dr. Johnson himself, and he was supported by Goldsmith. In the midst of change, these two held fast to the classical ideals or the creatives. Work of both of them in the field of poetry was imbued with the classical spirit. Dr. Johnson took it for granted that the kind of poetry which flourished in his own time and was the best kind of poetry. And he not only upheld its claims, experiment in which he detected signs of revolt against it. Johnson's two chief poems, London and The Vanity of Human Wishes, are classical on account of their detection, their formal rhetorical style, and their adherence to closed couplet. अंग्रेजी कविता में एज ऑफ जॉनसन परिवर्तन प्रयोग का योग है. जो अंत में रोमांटिक रिवाइवल की ओर ले जाता है. इसका इतिहास वास्तव में नवीन और प्राचीन के मध्य संघर्ष का है और अंत में नवीन की विजय होती है. इस युग में क्लासिसिज्म का सबसे बड़ा वक्ता स्वयं डॉक्टर जॉनसन था. इस परिवर्तन के मध्य दोनों क्लासिकल आदर्शों का पालन करते रहे. कविता के क्षेत्र में इन दोनों का रचनात्मक कार्य क्लासिकल भावना से उत्प्रोत था. डॉक्टर जॉनसन पूर्ण रूप से ये बात मानता था कि जो कविता उसने अपने युग में फल फूल रही थी वही सर्वोत्तम थी और उसने प्रत्यक्ष रूप से इसके सिद्धांतों की प्रशंसा नहीं की थी, बल्कि लगातार उन सभी प्रयोगों का विरोध भी किया जिसमें उससे इनके प्रति कांति की गंध आती थी. जॉनसन की दो प्रमुख कविताएं लंदन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष एंड उपदेशात्मक काव्यात्मक शैली तथा क्लोज्ड कॉपलेट के कारण क्लासिकल है. फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन अगेंस्ट रूल्स. द ट्रांजिशनल पोइट्री वॉज मार्क्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट स्टेरियोटाइप रूल्स. द न्यू पोइट्री वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीनियस. स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन वर द इंस्पिरेशन फॉर द रोमांटिक रिवाइवल. ट्रांजिशनल पोइट्री प्राचीन नियमों के विरुद्ध शक्तिशाली प्रतीक. नई कविता व्यक्तिगत बुद्धि का प्रतीक थी. स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन इस रोमांटिक रिवाइवल के मुख्य प्रेरणा स्रोत भी थे. नेक्स्ट है रिटर्न टू नेचर. द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म इज मार्क्ड बाय रिटर्न टू नेचर एंड टू प्लेन ह्यूमैनिटी फॉर इट्स मटेरियल. So it is in marked contrast to classicism, which had confined itself largely to the clubs and drawing rooms and to the social and political life of London. The transitional poet returned to the real nature of earth and air and not to the book's nature of artificial pastoral, the growth of the love of nature and a feeling for the picturesque characteristics English poetry between Pope and Wordsworth, James Thomson and John Dyer show the feebly sign of returning to nature. रोमांटिकता की प्रकृति की ओर वापसी एवं विषय वस्तु की सामान्यता मानवता है. ये क्लासिसिज्म की पूर्ण विरोधी है जिसने स्वयं की ड्राइंग रूम, क्लब, लंदन की सामाजिक राजनीति जीवन तक सीमित कर लिया था. ट्रांजिशनल कवि पृथ्वी तथा वायु को वापस गए, पुस्तकों की कृत्रिम प्रकृति को भी त्याग दिया. प्रकृति प्रेम तथा सौंदर्य के प्रति भावनाएं पोप तथा वर्ड्सवर्थ के मध्य कविता के प्रमुख लक्षण हैं. नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म. Romanticism was marked by intense human sympathy and by a consequent understanding of the human heart.
The poems of Cowper, Crave, Gray, and Burns are characterized by an enlightened human sympathy for the poor and oppressed. रोमांटिसिज्म की प्रमुख विशेषता गहन मानव सहानुभूति तथा मानव हृदय को समझना है। कॉपर, क्रेव, ग्रे, बर्न्स की कविताएं गरीब तथा दबे कुचलों के प्रति मानव सहानुभूति से भरपूर थी। नेक्स्ट है रिवॉल्ट अगेंस्ट द कन्वेंशनल लिटरेरी टेक्निक्स। द पोएट्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द कन्वेंशनल लिटरेरी टेक्निक्स सच एज दैट ऑफ द heroic couplet. They discarded the artificial and stereotyped poetic style of the age of Pope and cared for achieving strength, sincerity, and simplicity his expressions of new literary ideals. ये लेखक भौतिक कहानियाँ, पौराणिक कहानियों एवं इतिहास के विशेष रूप से मध्यकाल के रंगीन युगों का अध्ययन करते हैं। फ्रेश ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड थीम्स। Writers turn to supernatural stories, legends, and the more colorful periods of history, especially the Middle Ages. Next, search of idealism. W.J. Long writes, it brought again the dream of a golden age in which the stern realities of life were forgotten and the ideals of youth were established as the only permanent realities. The Romantic movement emphasized the internal ideas of youth and appealed to the human heart as the classic elegance of Dryden Pope could never do. W.J. लॉन्ग के अनुसार इसने पुनः उससे सुनहरे युग के स्वप्न को साकार किया जिसमें जीवन की वास्तविकताओं को भुला दिया गया तथा युवावस्था के आदर्शों को स्थायी वास्तविकता के रूप में स्थापित किया गया। रोमांटिक आंदोलन व्यवस्था के अनंत आदर्शों पर जोर देता है, मानव हृदय को उस प्रकार प्रभावित करता है जैसे ड्राइडन व पोप के क्लासिकल गौरव ने कभी भी नहीं किया। द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरलिज्म। Naturalism implies something more than an interesting feelings for the picturesque and for the charms of country. W.H. Hudson writes, it meant a rising sense of all that is poetry in the quest for more elementary theme, which of course had to be sought among the unsophisticated country folk rather than amid the complexities of the recognized centers of culture and refinement. Greater simplicity in the subject matter chosen, in the passions described, and in the language employed were thus among the principal subjects aimed at by many poets of the new generation. The poets of this period tried to bring poetry back to natural and reality. प्रकृतिवाद में मां सौंदर्य की भावना ग्रामीण आकर्षण के प्रति रुचि के भाव से कुछ अधिक निहित होता है। हडसन लिखते हैं कि इसका अर्थ सबके विकास का भाव है। ये प्रकृति व सभ्यता की तुलना के मध्य स्थित होता है। कविता में इसका परिणाम कई अधिक मूल तत्वों की खोज में हुआ जिन्हें पिछड़े हुए ग्रामीण लोगों में ढूंढा जाना था, परिष्कृत एवं सभ्य लोगों के मध्य स्थित केंद्रों में नहीं। भावनाओं के वर्णन में अधिक सरलता की विषय सामग्री का वर्णन, प्रयुक्त भाषा की सरलता इस नई पीढ़ी के अनेक कवियों के मुख्य उद्देश्य बन गए। इस युग के कवियों ने प्रकृति तथा वास्तविकता को कविता में वापस लाने का प्रयत्न किया। English poetry from Thomson to Blake can be called transitional poetry because the poets belonging to this group reacted against Pope's new classicism and sought inspirations for poetry either within their own soul or in the world's lakes and mountains of England. These poets aroused imagination and depicted personal emotions and became the Romantic revival. They put an end to the witty literature of the age of Dryden and Pope. Circumstances also helped them. They had no longer to appeal to limited audience for which Addison and Steele, Swift and Pope wrote. They had not longer to appeal to the limited audience for which Addison and Steele, Swift and Pope wrote. The end of rise of publishers and book reading public in 18th century were responsible for this shift of emphasis. The poet
Liberated from the consciousness of an audience that not only admired his work but also controlled it. He could look into his own soul and say what he himself felt and thought. He had now to appeal to a wider and more indefinite audience. With the decline of with court and town life came love for external nature, for the world of earth and sea and the sky. The poet of the transition introduced a new and fresh accuracy of description of the details of a scenes. Unlike the new classical poets, they saw nature with their own eyes and drew inspirations directly from it. The poets who showed romantic learning during the age of Johnson and who may be described as the harbingers of romantic revival were James Thomson Gray, William Collins and James Macpherson, William Blake and Robert Burns. The Friends inspired songs of Burns, the Quartet's Saturday Night, To a Mouse, To a Mountain Daisy. When was the maid of morn went strength to the heart, and they seemed to be the song of the words in springtime after the cold and formal. Cold, formal. Poetry for about a century. Most of his songs have the Elizabethan touch about them.